हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कि फिजिक्स में हम मैक्सिमम स्कोर कैसे करें। फिजिक्स के पेपर की बात करें बच्चों तो साइंस में फिजिक्स 26 आउट ऑफ 26 मार्क्स का फिजिक्स रहेगा। तो हमारा एम है हमें 26 में 26 लेना है। फिजिक्स में 26 में 26 स्कोर करना बहुत आसान है। उसके लिए आपको हम, अगर अभी तक आपने जैसे लेट्स से आपके स्कूल में प्री बोर्ड हुआ है या फिर अभी आपके स्कूल में या फिर कहीं भी आपने कोई टेस्ट सीरीज दिया, कोई हमारा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है या फिर किसी बच्चे ने हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ है, उसने टेस्ट सीरीज दिया, उसके नंबर फिजिक्स में लेट्स से 26 में 6 या 7 आ गए, बिलो 10 है, 1 डिजिट में आपका स्कोर है, आप बहुत टेंशन में आ जाओगे, कैसे होगा, मेरा एग्जाम है क्लास 10th का, मैं कैसे पास करूंगा। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, सिलेबस इतना छोटा है कि अगर आप अभी से भी, मतलब आज से 17 फेब से भी अगर आपने सोचा कि मेरे को फिजिक्स में 26 लाने हैं, 26 मार्क्स का फिजिक्स होगा और उसमें से मुझे 26 लाने, 25 भी नहीं लाने, ट्रस्ट मी आपके 26 आ सकते हैं अगर आप आज से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो भी आपको इसके लिए कोई बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आपके क्लास 8 9 में परसेंटेज 70 80 में रहता था, बट अभी से भी अगर आप सीरियस हो जाते हैं, 26 आउट ऑफ 26 फिजिक्स में आप स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दूंगा आज के इस सेशन में जो आपको फॉलो करना है, आप उसको सिर्फ फॉलो करिए। आपको मैं बताऊंगा कैसे आप अपने क्वेश्चन को आंसर शीट में लिखना है, ये सब आप फॉलो करिए, आपके बहुत इजीली फिजिक्स में स्कोर इंप्रूव होंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे जो पहला टॉपिक हमारा इस सेशन का, उसमें हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, कि सिलेबस क्या है। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इस साल बच्चों, क्योंकि सिलेबस में हमारा बहुत सारा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है बट उसको सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है ना। गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया कि कुछ ऐसे पोर्शन है जिनको हम डिलीट करते हैं बिकॉज ऑफ द कोविड। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग एक बार सिलेबस को देखते हैं। सबसे जो पहला चैप्टर फिजिक्स का आपको पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका सिलेबस जो है उसको मैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, और सिलेबस जो है उसको मैं हम लोग यहाँ पे अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सोर्स मेरे इस स्लाइड का सोर्स सीबीएसई है, सीबीएसई से मैंने ये सोर्स किया हुआ है, सो यू कैन ट्रस्ट दिस। बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में से कुछ डिलीट नहीं हुआ है। मैं अगर आपको सिंपली बोलूं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी से सीबीएसई बोर्ड ने कुछ भी डिलीट नहीं किया है। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो सारे आपके सिलेबस में हैं। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, series combination of resistors, parallel combination of resistors and its applications, है ना, resistive circuits के applications in daily life, heating effect of electric current and its application in daily life, electric power interaction between P, V, I, R. P stands for power, V stands for potential difference, I for current and R for resistance. Alright, तो बच्चों यहाँ पे हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी में भी इतनी ही चीजें दी हुई हैं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी सिंगल टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बच्चों हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, जो फैराडेज लॉ होता है हमारा, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। बच्चों फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है ये है दिया हुआ था हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, बट इसका जो यूज होता है एसी जनरेटर में उसको डिलीट किया गया है। ये मैं आपको डिलीटेड पोर्शन में दिखाऊंगा। बच्चों ये जो हमने अभी तक सिलेबस देखा, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये यहां से आपको अप्रोक्सीमेट 14 मार्क्स से के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन दोनों चैप्टर से, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। 14 मार्क्स से क्वेश्चंस यहां से आएंगे। उसमें आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए आपको पता है, सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस होंगे या तो एमसीक्यू होंगे या तो वन वर्ड या वन लाइन आंसर्स होंगे, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपके पैराग्राफ बेस्ड भी प्रॉब्लम्स होंगे।
काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो हमारा पैराग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम है ये आपके लिए पहली बार ये क्लास 10th में इंट्रोड्यूस किया गया है, आपके लिए नया है, इसके बारे में मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा। तो बच्चों ये हर तरीके के क्वेश्चंस इनसे पूछे जा सकते हैं, ये हम नहीं जज कर सकते कि इससे भी से ही आएगा, आई मीन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा या फिर इससे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, ये हम नहीं जज कर सकते। ये अगर मैं आपको बोलूं तो ये कंप्लीट स्पेकुलेशन होगा, फैक्ट पे बेस्ड नहीं होगा, तो ये मैं आपको नहीं बता सकता। आपको सब कुछ पढ़ना है और यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि किसी भी तरह का सवाल आ सकता है। ओके बच्चों, दिस चैप्टर लाइट चैप्टर की अगर हम बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं इससे भी कुछ पोर्शंस डिलीट की गई है। बेसिकली आप लाइट नहीं, जो हमारा कलरफुल वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है उससे डिलीट किया गया, लाइट से कुछ वैसा डिलीट नहीं किया गया है। ये सिलेबस है बच्चों लाइट चैप्टर का। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्स ऑफ फेसेस, इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्लेन मिरर भी आ सकता है, यहां मेंशन नहीं किया गया था सीबीएसई, बट प्लेन मिरर से भी आ सकता है सवाल बच्चों। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, क्लियरली मेंशन किया गया बच्चों। तो आपको डेरिवेशन की प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको डेरिवेशन में जाना ही नहीं है, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट डेरिवेशन, जस्ट आपको मिरर फॉर्मूला याद रखना है, विच इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू जो पुट करेंगे अपन साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे। ओके, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज, लेंस फॉर्मूला अगेन यहां पे मेंशन किया गया है, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, लेंस फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, दैट्स इट। आपको इसके एप्लीकेशंस आने चाहिए, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैग्निफिकेशन, लेंस में जैसे अब मैग्निफिकेशन आपको दोनों, यहां पे मिरर की भी और लेंस की भी, अगर हम मिरर की बात करें m इज इक्वल टू माइनस v/u, लेंस में m इज इक्वल टू v/u, ये हमें दोनों याद रखने होंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप देख सकते हैं बेसिकली लाइट से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार बच्चों, सिलेबस को ध्यान में रख के आपको पढ़ाई करनी है। अगर हम बात करें जो लास्ट चैप्टर है हमारा ह्यूमन आई, अब सोच रहे हो सर लास्ट चैप्टर तो ये नहीं है, लास्ट चैप्टर तो हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, डिस्कस करेंगे उसको हम जब लोग डिलीटेड पोर्शन में आएंगे। बच्चों ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में आप देख सकते हैं सिर्फ आपको पढ़ना है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रिज्म डिस्पर्सन ऑफ लाइट आपने देखा हुआ है, तो वो पढ़ना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट का आपने यूज पढ़ा हुआ है कि वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, ऐसे सवाल आ सकते हैं आपको बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट के यूजेज की बात अगर की जाए तो। ओके चलिए अब डिलीटेड पोर्शन की बात करते हैं। ओके अगर हम डिलीटेड पोर्शन की बात करें बच्चों तो डिलीटेड पोर्शन में आप देख सकते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम ही नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम ही नहीं है, डायरेक्टली मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का नाम है। और यहां पे क्या है आपके पास देखो तो इलेक्ट्रिक जनरेटर हटा दिया गया है, ठीक है। पहला डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, इनके बीच में कभी कभी डिफरेंस पूछा जाता था, वो भी हटा दिया गया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी हटा दिया गया है, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इसके भी सवाल नहीं है बच्चों। तो ये एक रिलीफ है, आपको ये पढ़ना नहीं है, आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया, तो आपको कम चीजें पढ़नी है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी से वैसे भी बहुत कम सवाल पूछे जाते थे, ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते थे, बट इस पूरे चैप्टर को ही डिलीट कर दिया गया सोर्सेज ऑफ एनर्जी से। तो आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी वैसे सवाल कम पूछे जाते थे लेकिन चैप्टर बड़ा था, पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ता था आपको, है ना। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि सोर्सेज ऑफ एनर्जी में थ्योरी बहुत ज्यादा है, बहुत पढ़ना पड़ता था और क्वेश्चंस कम आते थे। बट वो बच्चे जो हमेशा सोचते हैं कि मुझे 26 आउट ऑफ 26 स्कोर करना है फिजिक्स में, उन्हें एक लाइन नहीं छोड़ना है। बच्चों ये जो मैंने आपको सिलेबस बताया उसमें से आपको एक भी सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं है जो कि टफ है या फिर जो एक बच्चे को समझ नहीं आ सकता है। अगर बच्चे ने 9th पास किया हुआ है उसमें एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है क्लास 10th के फिजिक्स में जो आपको ना समझ आए। बहुत आसान है क्लास 9th के फिजिक्स से, अगर आप 10th के फिजिक्स को कंपेयर करते हो बहुत आसान है क्लास 10th का फिजिक्स। बच्चों सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आप देख सकते हैं पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में भी आई कैन से कि मोर देन हाफ हैज बीन डिलीटेड। फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई हटा दिया गया इसको। डिफेक्ट्स ऑफ विजन ही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस चैप्टर का, उसको भी हटा दिया गया। एंड देयर करेक्शंस, एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज।
ये इसको हटा दिया गया है। कैसे हमारा जैसे कलरफुल वर्ल्ड में हम स्फेरिकल मिरर का और लेंसेज का कैसे यूज करते थे, इन चीजों को हटा दिया गया है सिलेबस में से। आपको जब भी आप पढ़ाई करोगे इस बात को जरूर ध्यान में रखना कि हमें क्या पढ़ना है, क्या इग्नोर करना है, क्या पढ़ के हमें मार्क्स मिलने वाला है। तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट था। वी हैव डिस्कस्ड द सिलेबस विच वी हैव टू फॉलो एंड विच वी हैव टू इग्नोर। अब बात करेंगे हम लोग बच्चों की, सिलेबस तो हो गया, मैंने आपको यह बताया कि आप 26 आउट ऑफ 26 स्कोर भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे करेंगे हम लोग 26 आउट ऑफ 26 स्कोर कैसे करेंगे। एक नंबर सिंगल मार्क्स भी आपका नहीं कटना चाहिए। देखिए बच्चों, पिछले कुछ सालों से हर साल कम से कम ऐसे स्टूडेंट्स हमारे बैचेज में होते हैं, मोर देन 80% स्टूडेंट्स जिनको हम पढ़ाते हैं उनके फिजिक्स में एक नंबर नहीं कटता है। मतलब साइंस एज अ होल, अब फिजिक्स नहीं, मैं एज अ साइंस की बात कर रहा हूं, नहीं कटता है। और वो इसी चीज को फॉलो करते हैं। बहुत सिंपल रूल है, कुछ टफ नहीं है आपको, और आसान भी है। आपको टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको सालों भर पढ़ना है। हाँ, अब साल भर आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया है ही, एकदम ब्लैंक नहीं हो आप। ऐसा नहीं है अगर मैं मिरर फॉर्मूला बोल रहा हूं आपको और ये बोल रहा हूं सर ये तो एलियन टर्म है मेरे लिए, ऐसा नहीं है। आपने सुना होगा मिरर फॉर्मूला, हाँ मे भी आपको मिरर फॉर्मूला याद नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, यू माइट से 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, राइट। बिल्कुल आप मुझे ये नहीं बोलोगे कि नहीं मुझे मालूम ही नहीं है कि मिरर फॉर्मूला क्या है। तो थोड़ा बहुत आपको ऑलरेडी आइडिया है, तो आप आराम से अपना स्कोर को 26 रख सकते हैं फिजिक्स में। बच्चों रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब हम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे हमारा कोई क्विज कंपटीशन हो, या फिर हमारा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। हम कितना भी पढ़ाई कर लें, लेकिन अगर फाइनल एग्जाम के पहले अगर हम रिवाइज नहीं करते हैं तो जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ा हुआ है वो उन कॉन्सेप्ट्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे तुम्हें मैंने बताया मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन इन मिरर, मैग्निफिकेशन इन लेंसेज, इनके फॉर्मूलाज में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। जैसे मिरर फॉर्मूला हो जाता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, लेंस फॉर्मूला हो जाता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तुमने पढ़ लिया ये इसको बहुत अच्छे से। अब तुमने रिवीजन नहीं किया इस एग्जाम जाने के पहले। अब जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, मिरर फॉर्मूला का यूज करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आपको। अब तुमने दोनों फॉर्मूला पढ़ा है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f भी पढ़ा है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f भी पढ़ा है। अब तुम वहां कंफ्यूज हो जाओगे, मैं यूज कौन कि ये था वह या वो था, ठीक है। तो तुम आ जाओगे स्ट्रेस में। और अगर आपको एग्जाम में स्ट्रेस हुआ, पेपर आपका खराब होने वाला है। हाँ, एग्जाम के पहले स्ट्रेस है, ठीक है। जैसे मैंने भी एग्जाम दिया है 10th का सब कुछ। तो एग्जाम में जब हम जाते हैं तो जब सीट पे बैठते हैं, जब तक पेपर नहीं मिलता है, हार्ट बीट थोड़ा सा तेज रहता है ना, थोड़ा सा अजीब फील होता है। एक बार जब पेपर मिलता है, क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं, एकदम नॉर्मल हार्ट बीट, फिर लिखते चले जाते हैं। अब चलो तुम लिखते जा रहे हो, 1 से 10 तक बढ़िया हो गया, 11 प्रॉब्लम में आ गया मिरर का सवाल, उसमें तुमको निकालना है इमेज डिस्टेंस। अब तुम सोच रहे हो यार इसमें मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, फॉर्मूला क्या था। वहां तुमको स्ट्रेस हुआ, फिर तुम वहीं पहुंच जाओगे जब तुमको पेपर मिलने के पहले जो तुम्हारी हालत थी, तुम्हारा हार्ट बीट फिर से बढ़ जाएगा और वहां पे तुमको दिक्कत होगी, तुम गलती करना स्टार्ट करोगे। और अगर आपने एग्जाम में स्ट्रेस ले लिया, आपके फिर 26 आउट ऑफ 26 नहीं आएंगे, 24 आ सकता है, 25 आ सकता है। हाँ, लक अच्छा हुआ तो भी स्ट्रेस लेने के बाद भी आएगा। बट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम ऐसी प्रिपरेशन करके जाएं कि हमें एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो फॉर्मूला को लेके, हमें एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो यूनिट को लेके। हम एग्जाम में एकदम एग्जाम को ऐसे लिखें जैसे हम अपने घर के स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं। और ये बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, स्टडी टेबल हमारा अपना इन्वायरमेंट होता है, अपने जान पहचान के लोग होते हैं और वहाँ हम बचपन से बैठ के पढ़ रहे हैं। वो इन्वायरमेंट कैसे मिलेगा आपको बच्चों? वो इन्वायरमेंट हम आपको दे रहे हैं इन्फिनिटी विजन के टेस्ट सीरीज के थ्रू। टेस्ट सीरीज में आप आईएएस सेंटर पे बैठ के आप एग्जाम दे सकते हैं, या फिर आप अपने घर पे भी अगर ऑनलाइन भी एग्जाम दे रहे हैं तो आप उस पेपर को दोगे, 3 आवर्स के लिए आप अपने आप को ब्लॉक कर दोगे। 3 आवर्स में आपको एग्जाम देना है, सारे आपको आंसर्स लिखने हैं। अगर आप ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं दैट इज बेस्ट।
अगर आप ऑफलाइन किसी वजह से नहीं दे पा रहे हैं, ऑनलाइन भी दे रहे हैं, तो यू मेक श्योर कि आपको 3 आवर्स में वो पेपर कंप्लीट करना है। ऑफलाइन दे रहे हैं तब तो आपको एग्जाम एग्जैक्टली जो इन्वायरमेंट आपको मिल रहा है एग्जामिनेशन सेंटर पे, जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन सेंटर पे मिलेगा, सेम आपको हमारे सेंटर पे भी मिलेगा। तो आपको जब आप फाइनल एग्जाम में बैठने जाओगे, आपको घर जैसा माहौल ही लगेगा, क्योंकि आप उस माहौल में पिछले 1 महीने से बैठ रहे हो, तो आपके लिए फैमिलियर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपने ज्वाइन किया है, इट्स वेरी गुड फॉर यू। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से जल्दी आप इसको ज्वाइन करें और आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिवीजन का इंपॉर्टेंस। तो रिवीजन का इंपॉर्टेंस जो है आपको मैंने बताया कि कैसे आपको ये स्ट्रेस नहीं आने देगा एग्जाम में। अब हम थोड़ा सा इसको 1-2 पॉइंट्स को और डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट बच्चों यहां मैंने लिखा हुआ है, मल्टीपल रीडिंग्स इनहैंस फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग। व्हाट डज इट मीन? बच्चों जब जैसे तुमको मैं एग्जांपल लेता हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुमने एक बार पढ़ लिया, तुमने एक फॉर्मूला जो था R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस फॉर्मूले को तुमने पढ़ा हुआ है, लेकिन तुमने इस पे सवाल नहीं किया, इसमें तुमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं किया। ठीक है, तो जब तुम एक बार तुमने रिवाइज किया, तुमने मिस कर दिया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तुमने मिस कर दिया। ठीक है, या फिर तुमने अगर सॉल्व भी किया तो उसको तुमने लिख दिया और वहां पे जो है लेंथ जो थी वो सेंटीमीटर में दी गई थी और जो एरिया थी वो mm में दी गई थी। तुमने क्या किया, लेंथ को सेंटीमीटर में रखा और रेडियस जो है उसको mm में रख के तुमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब मान लो वो एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका आंसर नहीं दिया हुआ है बुक में, तुमने आंसर नहीं मैच कराया, लेकिन जब यही काम तुम दूसरी बार करोगे तो तुमको ये क्लिक कर जाएगा। पहली बार में भी तुमने गलती कर दिया, दूसरी बार तुम करोगे तुमको रियलाइज होगा, अरे यहां तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, एरिया जो है मेरे को उसको मीटर में चेंज करना पड़े, रेडियस जो है उसको पहले मीटर में चेंज करके फिर मुझे एरिया निकालनी पड़ेगी। है? तो ये चीजें जो हैं आपको फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग्स जो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होती है, या फिर फॉर्मूलाज को लेके जो होता है, वो आपको तभी क्लियर होगा जब आप बार बार एक चीज को रिवाइज करोगे। जब भी हम एक बार किसी भी एनसीईआरटी का मैं एग्जांपल लेता हूं, जब हम पहली बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जिसको हम मिस कर देते हैं, जो हम नहीं सीख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब हम दोबारा पढ़ते हैं, पहली बार में लेट्स से 100 वर्ड्स हैं, आपने पढ़ा, आप 80 वर्ड समझ जाओगे, 20 वर्ड्स आपको मिसिंग रहेंगे, आपको लगेगा आपने पढ़ लिया है बट आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। जब दूसरी बार पढ़ोगे तो बाकी के जो 20 थे उसमें से आपके 12 या 15 कह सकते हैं, 12 या 15 जो है, 12 या 15 आपके वर्ड्स क्लियर हो गएंगे। लास्ट वाले में आपके पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे भी कहा जाता है बच्चों की हमें कम से कम एक बार थॉरोली पढ़ना चाहिए कॉन्सेप्ट को, और रिवीजन 2 बार करना चाहिए। रिवीजन एक बार नहीं, रिवीजन 2 बार करना चाहिए, ये रूल है। एक बार थॉरोली पढ़ाई करिए, 2 बार रिवीजन। ठीक है, कम टाइम लगता है। एक बार तुमने पढ़ाई कर लिया, तुमको लेट्स से करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को खत्म करने में लगा तुम्हें 6 आवर्स, तुमने 3 दिन में खत्म किया, 2-2 घंटे पढ़ के। तुम रिवाइज करोगे, तुमको लगेगा 1.5 आवर मैक्स, बहुत अच्छे से रिवीजन किया। तो तीसरी बार रिवाइज करोगे, बस आपको 30 मिनट्स लगेगा, आपका रिवीजन डन। और उसके बाद जो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा ना करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेके, उस चैप्टर को लेके, जब आप एग्जाम में बैठोगे, आपको सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट, सब कुछ फैमिलियर सा लगेगा अरे ये तो ऐसा सवाल तो किया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन से हमें फंडामेंटल जो होता है कॉन्सेप्ट का, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है जब हम बार बार एक ही चीज को पढ़ते हैं। दूसरा, हम जब रिवीजन करते हैं, बच्चों, तो हमें मालूम चलता है कि हमारा वीक स्पॉट क्या है। ठीक है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, डीसी मोटर आ गया, अब डीसी मोटर आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि यार ये ए बी कब ऊपर जा रहा है, सी डी नीचे जा रहा है, सी डी एक टाइम पे फिर ऊपर जाने लग रहा है, सी डी फिर नीचे जाने लग रहा है। अभी अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर, तो मैं क्या बोल रहा हूं वो समझ में आएगा। जिन बच्चों ने डीसी मोटर पढ़ा हुआ है
वो इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। कनेक्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो डीसी मोटर से? ये होता है ना कि ए बी जो है पहले नीचे जाता है, सी डी ऊपर आता है, सी डी फिर आ जाता है कहां पे, ए बी के पास, कम्यूटेटर है ना, कम्यूटेटर के थ्रू। अब क्या होता है, सीडी नीचे जाता है, ए बी ऊपर जाता है। बहुत बच्चों को इसमें डाउट होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब तुमने पहली बार पढ़ लिया, डीसी मोटर पढ़ लिया, ठीक है, तुमको लगा कि हाँ मैं समझ गया। दूसरी बार जब पढ़ोगे तुमको रियलाइज होगा कि नहीं यार, ये डीसी मोटर है मेरा प्रॉब्लमेटिक पार्ट, इसको मुझे क्लियर करना है। तो अब उसके लिए तुम क्या करोगे, तुम अपने टीचर से बात करोगे, जी सर मुझे ये थोड़ा समझाओ आप, डीसी मोटर प्लीज, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें क्या हो रहा है। अब तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है, रट के जाओ। ये करोगे तुम? मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा कि तुम डीसी मोटर को रट के जाओ, क्योंकि डीसी मोटर को तुम रट के जाओगे, मैं गारंटी दूंगा तुम गलती करके आओगे। तुम्हारी फोटो कितनी, तुम्हारी फोटोग्राफिक मेमोरी है, अगर तुम रट के जाओगे गलती करोगे ही करोगे। इतने सारे पॉइंट्स है उसमें और इतने सिमिलर पॉइंट्स है कि तुम रट के जा ही नहीं सकते उसको, गलती करके ही आओगे तुम। अगर इलेक्ट्रिक मोटर आ गया, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा चांस है इलेक्ट्रिक मोटर पे सवाल आने का। एसी जनरेटर हटा दिया, पहले ऐसा था या तो जनरेटर या तो इलेक्ट्रिक मोटर। एक बार कभी इलेक्ट्रिक मोटर पूछ दिया, एक बार जनरेटर पूछ दिया। अब इस बार तो है ही नहीं जनरेटर, तो क्या बचा हमारे पास, इलेक्ट्रिक मोटर ही बचा, तो सवाल आएगा उससे। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में। लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर का मैंने एग्जांपल दिया आपको, अगर वीक पॉइंट है तो ये कब कैसे आप हाउ विल यू कम टू दिस कंक्लूजन कि डीसी मोटर भैया मेरा वीक है? जब तुम रिवाइजन करोगे, जब तुम रिवाइज कर रहे होगे डीसी मोटर को। ठीक है, ओके, लास्ट वन, विदाउट रिविजन्स वन मे नॉट इवन बी परफेक्टली एबल टू राइट अ कंप्लीट एंड प्रॉपर डेफिनेशन। देखो, अगर आप बार बार रिवीजन नहीं करते हो, जैसे कि हमारा पहला पॉइंट मैंने आपको समझाया था कि सिंपल से एग्जांपल में आपको, एग्जांपल्स के थ्रू ही मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको डेफिनेशन आ गया रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का, ठीक है, रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का दोनों सिमिलर टर्म है। अब तुमने सिर्फ एक बार पढ़ा है, फिर तुम यहां कंफ्यूज हो जाओगे कि रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है और रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या है। जब तुम रिविजन करोगे तुमको रियलाइज होगा, अच्छा रेजिस्टेंस जो है हमारा, इसका डेफिनेशन ये, रेजिस्टिविटी जो है हमारा वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर फॉर्मूला रिलेशन पूछ दिया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में, तो तुम लिख सकते हो आर इज इक्वल टू रो एल बाई है ना। रेजिस्टेंस का तुम लिख सकते हो कि अमाउंट ऑफ ऑपोजिशन ऑफर्ड बाई अ मटेरियल व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, रेजिस्टिविटी इट इज नेचर ऑफ द मटेरियल। तो ये सारी चीजें जब तुम तब लिख पाओगे जब तुम एक ही कॉन्सेप्ट को 2 बार 3 बार पढ़ते हो, तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस तुमको क्रिस्टल क्लियर होगा दोनों में डिफरेंस, कि भैया रेजिस्टेंस बहुत अलग चीज है रेजिस्टिविटी से, लेकिन इसके लिए आपको रिवीजन चाहिए। ठीक है, तो अब रिवीजन जरूरी क्यों है, ये पॉइंट्स आप समझ गए। ठीक है, रिवीजन आपके लिए जरूरी क्यों है समझ गए। अब करना कैसे है, सब कहते हैं रिवीजन करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, करना कैसे है बताता हूं कैसे करना है। देखो, अगर आपने नोट्स बनाया है, स्कूल में जाते थे आप, कोच स्कूल तो जाते थे, ऑनलाइन स्कूल चलती थी, तो आपके टीचर्स, मोस्टली स्कूल्स में टीचर्स पीपीटी के थ्रू पढ़ाते थे, राइट। तो आपने उससे अगर नोट्स बनाया है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बनाया है तो फिर आपको एनसीईआरटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर नोट्स बना भी लिया है तो भी आपको उसको सप्लीमेंट करना होगा एनसीईआरटी के साथ। ठीक है, कैसे करना है रिवीजन मैं आपको बताता हूं। जैसे चलो एग्जांपल लेते हैं हम लोग लाइट चैप्टर का। लाइट चैप्टर तुमने अपने नोट्स से, अपने एनसीईआरटी बुक से तुमने पढ़ लिया, दोनों को साथ में सप्लीमेंट करके एक साथ दोनों तुमने पढ़ लिया उसको। अब तुमने क्या किया, लाइट चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया, तुम क्या करोगे, जो बैक एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करो। बैक एक्सरसाइज को तुम सॉल्व करो, सॉल्व कर रहे हो तुम उसको, तुमको 1-2 प्रॉब्लम्स ऐसे मिलेंगे जहां पे तुमको डाउट आएगा। अब उसके लिए तुम क्या करो, वापस जाओ, पीछे बुक में जाओ या फिर अपने नोट्स में जाओ, वहां से उसकी हेल्प लो और फिर उसका आंसर लिखो। ठीक है, अब देखो एक बात यहां पे आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप आंसर लिख रहे हो, बहुत बच्चों को मैंने ऐसे देखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ दिया एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब उसको दिमाग में वो ऐसे ही काउंट करने लग गया कि एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हो गया, कि इसको डिफेक्ट्स ऑफ विजन में स्पेक्स में यूज करते हैं,
हम इसको वॉच में यूज करते हैं, हम इसको माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं, टेलीस्कोप में यूज करते हैं, ठीक है, ये सब नहीं, ऐसे नहीं करना, लिखना है बच्चों, लिखना है आपको, इस चीज को लिखना है। तो जो भी तुम जब भी जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। हाँ, अगर आप डेफिनेशंस वगैरह पढ़ रहे हो या फिर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो उस समय ठीक है, लेकिन जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल में तो लिखना ही पड़ेगा, जब तक लिखोगे नहीं आपका आंसर नहीं आएगा, आप कर ही नहीं सकते न्यूमेरिकल। इवन ऐसे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम भी, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज, तो इसको भी तुम लिखोगे, ये नहीं कि बस काउंट कर लिया कि हाँ ये एप्लीकेशंस है, लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि रिवीजन के लिए आपको क्या क्या करना है, तो एनसीईआरटी और आपको अपना जो नोट्स है वो, इन दोनों को साथ में रखना है। बैक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, बैक एक्सरसाइज सॉल्व करने के टाइम जो डाउट आता है उसको एनसीईआरटी आपने नोट से क्लियर करना है। बैक एक्सरसाइज सारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, उसको 2 दिन के बाद फिर से बैक एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है, देखना है कि सारे आंसर्स आपको आते हैं कि नहीं आते हैं। उस समय आपको, आप सोच रहोगे कि सर उस समय क्या फिर से लिखेंगे हम लोग, नहीं, उस समय आपको नहीं लिखना है, उस समय सिर्फ आपको सारे बैक एक्सरसाइजेज के आंसर आपको देख लेने, दिमाग में कर लेना है। अब लिखना क्या है मैं बता रहा हूं। अब आपको उठाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने लाइट चैप्टर के, ठीक है, लाइट चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं और उसको सॉल्व करना है। लेकिन उसको सॉल्व करने के पहले आपको रिवाइज करना है अपना एनसीईआरटी और नोट्स, दोनों रिवाइज कर लिया। मुश्किल से बच्चों लाइट चैप्टर के आपने एक बार पढ़ लिया है, बैक एक्सरसाइज सारे सॉल्व कर लिए हैं एनसीईआरटी के, फिर ट्रस्ट में आपको 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगने वाला है पूरे रिवीजन में। 1 घंटे मैंने ज्यादा बोल दिया, 30 से 45 मिनट्स में आपका रिवीजन हो जाएगा। बहुत अच्छे से कर रहे हो तो 1 आवर लग जाएगा। 1 आवर रिवाइज कर लिया, अब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो लाइट चैप्टर से, जितने पूछे गए हैं वो लाइट चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसमें तुमको डाउट आएगा, अब कुछ डाउट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तुम्हारे बुक और नोट से, ठीक है। मे भी तो जब तुम पढ़ाई कर रहे थे तो तुमने एक पॉइंट मिस कर दिया और उसी पॉइंट पे प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा गया है, तो आप उसको वहां से उठाओगे, समझोगे ओहो आई मिस दिस, उसको यूज करके सॉल्व कर लोगे। कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपसे नहीं सॉल्व होगा, उसके लिए आप हेल्प लेंगे अपने टीचर का, या फिर आपके घर में कोई ऐसा है जो आपको हेल्प कर सकता है उस सवाल को सॉल्व करने में, आप उनका हेल्प ले लेंगे, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। बच्चों आपका रिवीजन डन, आपका रिवीजन हो गया। बोलोगे सर ये तो एक ही बार हुआ, आपने 2 बार बोला था। यस, थर्ड रिवीजन कब होगा, एग्जाम के टाइम। कितना टाइम लगेगा लाइट चैप्टर में, 20 मिनट, 20 मिनट में लाइट चैप्टर डन। और उसके बाद से बच्चों ट्रस्ट मी, आप जाओ एग्जाम में, 1 नंबर अगर कट जाएगा तो आप मुझे बताइए। आपका 1 नंबर नहीं कटेगा और आपने इतना कर लिया तो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, कोई बुक सॉल्व करने की कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखो हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, उसके लिए आप सोर्सेज आपके कुछ भी हो सकते हैं, इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हो सोर्स, या फिर बहुत सारे मार्केट्स में बुक्स आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, वो आप उठा सकते हैं। ये आपको करना पड़ेगा, वो उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको एक बुक लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा रिवीजन क्यों करना है और कैसे करना है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए एक एक करके मैं थोड़े से कंसर्न्स हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। ओके, सो Abhinav Sharma said, "Sir, how much time shall I give for revision in each chapter in physics?" I think Abhinav, I just answered this question about light. तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब देखो लाइट में, लाइट आपके लिए आसान इसलिए होता है कि थोड़ा बहुत आपने 8th में भी पढ़ा होता है लाइट के बारे में, थोड़ा बहुत आपने 7th में भी पढ़ा होता है, राइट। करंट में भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ाई की होती है 7th में भी, बट बहुत कम पढ़ाई की होती है। तो आइल से कि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में लाइट से थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दो आप, जो मैंने लाइट के लिए बोला उससे थोड़ा ज्यादा टाइम आप दे दो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और इक्वल टाइम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में। सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो है ही नहीं, कलरफुल वर्ल्ड को मैं लाइट चैप्टर में ही डाल दे रहा हूं। कलरफुल वर्ल्ड
और ह्यूमन आई के जो दो तीन कॉन्सेप्ट्स है उसको मैं लाइट में ही इनकॉर्पोरेट कर दे रहा हूं, अलग से नहीं बता रहा हूं उसके बारे में, ठीक है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, प्रैक्टिस। देखो रिवीजन में ही मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बारे में डिस्कशन कर दिया था आपको कि प्रैक्टिस करते टाइम क्या करना है, आपको लिखना है। ये वाला पॉइंट मैंने आपको रिवीजन वाले सेक्शन में ही समझा दिया था। रेगुलर प्रैक्टिस आपको कैसे करना है वो मैंने रिवीजन में समझाया। अब देखिए इसके बेनिफिट्स क्या होंगे आपको रेगुलर प्रैक्टिस के। आइडेंटिफाइंग द टॉपिक्स दैट वन इज नॉट कंफर्टेबल विद। रिविजन जब करोगे तो यू विल आइडेंटिफाई कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें थोड़ी सी दिक्कत है आपको। जैसे मैंने डीसी मोटर एग्जांपल लिया था कि आपको लगा थोड़ी सी दिक्कत है, तो अब क्या करना है उसके लिए, मैंने आपको बताया टीचर से बात करनी है, टीचर से उसके बारे में समझना है। टीचर ने समझा दिया, आप समझ गए, काम खत्म ना ना ना। प्रैक्टिस, टीचर ने जो समझाया उसको 2 बार लिखना है। क्यों? क्योंकि आपका वो वीक टॉपिक था, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था आपके लिए, उसको आप 2 बार सॉल्व करो, ठीक है। समझो, जैसे कि आप लोग सब एथलीट हो, कोई ना कोई गेम खेलते हो, नहीं भी खेलते हो तो रिलेट कर सकते हो। जैसे मान लो किसी का एग्जाम पे कोई है कि जैसे फोर्थ स्टंप पे अगर बॉल आती है तो उसको दिक्कत होती है खेलने में, तो क्या करता है उसका कोच, फोर्थ स्टंप बॉल पे ही प्रैक्टिस कराया जा रहा है। नेट प्रैक्टिस में सारे बॉल फोर्थ स्टंप्स पे ही दिया जा रहा है। अब बॉलर भी इतना एक्यूरेट नहीं होता कि सारे बॉल फोर्थ स्टंप पे डाल सके, बट ट्राई यही रहता है कि फोर्थ स्टंप्स पे बॉल आए। तो कैसे फोर्थ स्टंप पे बॉल को प्रैक्टिस करना है वो सीखना होता है, क्योंकि वो उसका वीक पॉइंट है, राइट। तो वो कैसे आइडेंटिफाई किया, जब वो मैच खेल रहा था तो उसने अपना वीडियो देखा कैसे मैं आउट हो गया। तो आप ये आपके लिए वो रिवीजन में होगा, रिवीजन में आप आइडेंटिफाई करोगे अपना वीक पॉइंट और फिर उसको टारगेट करना है रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू, 2 बार 3 बार उसको लिखना है, ठीक है। फैमिलियराइजिंग विद द रियल एग्जाम इन्वायरमेंट, ये हम करा रहे हैं आपका टेस्ट सीरीज के थ्रू, ठीक है। टेस्ट सीरीज में होगा आपका ये प्रैक्टिस। आप घर पे अपने सुख चैन में बैठ के कितना भी एग्जाम लिख लो, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आप बहुत फैमिली और कंफर्टेबल नहीं होगे एग्जाम इन्वायरमेंट के साथ। वो क्या सराउंडिंग है उसके साथ आप कभी तभी कंफर्टेबल होंगे जब आप टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किया हुआ है। तो टेस्ट सीरीज बच्चों में बार बार कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। अगर किसी कारणवश आप नहीं टेस्ट सीरीज दे पा रहे हैं तो आइल से कि आप पिछले साल का ही एक पेपर उठा लीजिए और आप अपने स्टडी टेबल पे 3 आवर्स के लिए खुद को ब्लॉक करके उसको सॉल्व करिए। बीच में कहीं नहीं जाना है, घर में बोल दीजिए कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। 3 आवर्स के लिए 9 to 12 बैठ के तुम पूरा इसको एग्जाम दो और फील करो कि मैं एग्जाम ही दे रहा हूं वैसे, लेकिन वो फील बच्चों तभी आता है जब आपका कॉपी कोई और चेक करे, आप सेंटर पे आके एग्जाम दें, और वो हमारे टेस्ट सीरीज में बहुत इजीली पॉसिबल है और आपको कंप्लीट फील आएगा एग्जाम वाला। सो आई रिकमेंड कि आप इन्फिनिटी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। ओके, इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स विच रिड्यूसेज एग्जाम स्ट्रेस एंड नर्वसनेस। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, जब तुम प्रैक्टिस करते हो ना, जैसे कोई भी एक न्यूमेरिकल लेते हैं अपन लेंस पे बेस्ड, तुमने उसको पहली बार में जब तुमने सॉल्व किया, पहली बार तुम सॉल्व कर रहे हो लेंस फॉर्मूला पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तुम लाइफ में पहली बार सॉल्व कर रहे हो, टाइम लगेगा आपको 6 से 7 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपने साइन कन्वेंशन यूज करना है, यू शुड बी नेगेटिव, है ना। इफ मिरर इज वी आर डिस्कसिंग लेंस, राइट। इफ लेंस इज कॉनकेव फोकल लेंस, a focal length should be negative, okay. If it's a convex lens, focal length should be positive. अब इन सारे वैल्यूज, इनके सारे वैल्यूज पुट करना है, समझ रहे हो। फिर लेंस फॉर्मूला में इनके वैल्यूज साइन के साथ पुट करना है कि u नेगेटिव है, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, फिर अपन वहां से भी निकालेंगे। यूनिट्स अगर दोनों का डिफरेंट है, मान लीजिए आपको यू दे दिया गया है मीटर में और फोकल लेंथ है सेंटीमीटर में, दोनों की यूनिट आप सेम करोगे जो कन्वीनियंट हो, ऐसा करके। समझ रहे हैं आप मेरी बात। अब हम लोग क्या करेंगे, ये काम करने के बाद हमारे लिए, जब हम पहली बार हमने सॉल्व कर लिया 6 to 7 मिनट्स लग गए मान लीजिए एग्जाम्पल, जब आप दूसरी बार सॉल्व करते हो
जब जब आप दूसरी बार वो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, है ना, तो आपको कम टाइम लगेगा। सेम प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस फॉर्मूले पे बेस्ड कोई सा भी प्रॉब्लम, आपको टाइम कम लगेगा, 5 मिनट और मे बी 4 मिनट्स। तीसरी बार सॉल्व करोगे टाइम लगेगा आपको 2 मिनट्स 3 मिनट्स। चौथी बार करोगे तो भी 2-3 मिनट्स ही लगेगा, क्योंकि न्यूमेरिक सॉल्व करने में कैलकुलेशन तो सेम ही टाइम लगेगा ना। 3 बार जब तुम सॉल्व कर लेते हो एक तरह के प्रॉब्लम्स ना, तो आपको क्या होता है, आपको पता चल जाता है करना कैसे है, यू कैसे नेगेटिव लेना है, आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा। ठीक है, जैसे एक साइकोलॉजी में ऐसा कुछ होता है कि एक कैट थी, उसको, कैट या माउस आई डोंट रिमेंबर, उसको एक जगह पे ब्रेड रखा गया था, उसको लेना था, तो पहली बार में उसने इतना टाइम लिया, दूसरी बार में गई तो उससे कम टाइम लगा, तीसरी बार में उससे गई तो उसको और कम टाइम लगा। तो ये सेम प्रोसेस है, पहली बार आप सॉल्व करोगे आपको ज्यादा टाइम लगेगा, दूसरी बार कम, तीसरी बार उससे भी कम। समझ रहे हो? तो ये आपको क्या करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है, उसी से ये आप अपना जो टाइम है उसको रिड्यूस करोगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि रेगुलर प्रैक्टिस से आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो टाइम चाहिए वो रिड्यूस हो जाएगा, प्लस आपको खुद भी आइडिया लगेगा कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा सकता हूं, कितना टाइम मेरे को लगेगा ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, ओके बच्चों, टाइम की बात हो गई। दूसरी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे स्ट्रेस का। अब जैसे रेगुलर प्रैक्टिस करोगे जब तुम लोग, तो तुम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स डिस्कस करोगे, काफी अलग अलग प्रॉब्लम्स तुम डिस्कस कर रहे हो, हर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कर रहे हो तुम। तो जब तुम एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हें जब प्रॉब्लम तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आएगा, तुमको लगेगा यार ये तो किया हुआ है मैंने, तो तुमको एक पहले से कॉन्फिडेंस रहेगा ये किया हुआ है मैंने। ठीक है, जैसे हम लोग क्रिकेट का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ऐसा होता है कि मान लो कोई बैट्समैन है, कोई एक बॉलर है, उसके साथ उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, उसको उसने खूब पीटा है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट रहता है, अरे इसको तो मैंने पिछले मैच में 4 छक्के मारे थे, इस मैच में भी मारूंगा इसको मैं। ठीक है, छक्के मारूंगा, बॉलर को नहीं मारूंगा। तो ये समझ रहे हो, अब कोई बॉलर है जिसने आपको 7 बार आउट किया हुआ है, 10 इनिंग्स में आपको 7 बार आउट किया, आप एक थोड़े से ना प्रेशर में रहते हो, यार ये बहुत आउट करता है मेरे को, फिर ना आउट कर दे। समझ रहे हैं? तो यही यहां पे भी वही वही माइंडसेट रहता है बच्चों, कि ये तो यार डिस्कस किया हो, ये तो मेरा सॉल्व किया हुआ प्रॉब्लम है, ये मेरे से कहां गलत होगा, इसको तो मैं सॉल्व कर दूंगा। अब यहां ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस करने में जो है बच्चों आउट भी हो जाते हैं हम। तो वैसे ही हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हमें नहीं होना है किसी भी क्वेश्चन को लेके, लेकिन हाँ एक कॉन्फिडेंट, हमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार ऐसे प्रॉब्लम्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, तो कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये तुमको रेगुलर प्रैक्टिस से ही आएगा। तुमको पहली बार देख रहे हो ऐसा क्वेश्चन जिसमें लेट्स से तुमने कभी हाइट ऑफ इमेज नहीं निकाली, और हाइट ऑफ इमेज पे तुम्हें प्रॉब्लम आ गया, तुम्हें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो याद है कि m इज इक्वल टू वी बाई यू, लेंस की बात कर रहे हैं अपन, तो m इज इक्वल टू हमारा वी बाई यू है। अगर वी बाई यू है लेकिन तुमने कभी उस फॉर्मूले का यूज नहीं किया, तो गलती करने के चांस है बच्चों, वहां पे आप गलती कर सकते हो, या फिर मे भी आपने यूनिट में कुछ गलती कर दिया। तो रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ये दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, स्ट्रेस नहीं होगा, और स्ट्रेस होते ही आधा काम खराब हो जाता है बच्चों। तो ये हो गया हमारा रेगुलर प्रैक्टिस, रिवीजन कर लिया, रेगुलर प्रैक्टिस कर ली, कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो गए। कंटेंट A1, 1 नंबर कंटेंट अपना रेडी है, एग्जाम में जाना है फोड़ देना है। बट अब एग्जाम में जाना है फोड़ देना है, कंटेंट रेडी है, सब कुछ बढ़िया, लेकिन अब गए एग्जाम में प्रेजेंट करने और काट-कुट कर रहे हैं, कुछ लिख दिया उसको काट दिया। ठीक है, प्रॉपर स्पेस नहीं दे रहे हैं 2 वर्ड्स के बीच में। मैं आपका कॉपी चेक करने वाला हूं, मुझे आपकी कॉपी आई, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपका कंटेंट एकदम 1 नंबर, बट मैं आपको कैसे जज कर रहा हूं, उस शीट ऑफ पेपर से? मेरे पास तो वही है ना आपको जज करने का, मैं तो नंबर आपको उस पे जो आपने लिखा है उसी से दूंगा। अब मैं देख रहा हूँ इसने काट कुट किया है, इसने इसमें लिखा था डिफरेंस लिखना है, तो डिफरेंस इसने कॉलम बना के लिखा ही नहीं है, तो मुझे लगेगा यार ये तो मुझे कोई बेवकूफ़ बच्चा ही लग रहा है। मैं कॉपी चेक करता जाऊंगा, मेरे को गलतियां दिखती चली जाएंगी, या फिर तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत खराब है, एक पहले ही में तुम्हारा इंप्रेशन खराब हो गया कि यार ये ना बच्चा ऑर्गेनाइज नहीं है, ये सही काम नहीं करता है। तो अब पहले एक इमेज बन जाती है एग्जामिनर के दिमाग में कि ना ना ये बच्चा बहुत अच्छा नहीं है, तो तुमको नंबर भी उसी हिसाब से देता है। तो अब
प्रेजेंटेशन अगर आपको, जैसे आपने बहुत अच्छा कंटेंट है आपका, ठीक है, लेकिन प्रेजेंटेशन में आपने गलती किया, तो ऐसा नहीं है कि आपको 26 में 10 नंबर 12 नंबर मिलेगा, नहीं। आपने, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन खराब है, फिर भी आपको 22 23 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन 3 या 4 नंबर कट जाएंगे, है ना। यहां पे कंडीशन है कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी प्रेजेंटेशन खराब होने की वजह से 3 4 नंबर कट गए। कैसे कम कर सकते हैं, आइए देखते हैं। बच्चों, स्टूडेंट मस्ट राइट आंसर्स इन सच अ वे दैट द की आइडिया इज रेडली विजिबल टू द एग्जामिनर। ठीक है, जो भी आपका जो सवाल में पूछा गया है वो आपका क्लियरली विजिबल होना चाहिए, आपको एग्जामिनर को दिख जाए कि उसको, उसका दिमाग में सवाल है कि हाँ इस बच्चे से मैंने ये सवाल पूछा है, अब इस सवाल का बच्चे ने आंसर क्या लिखा है। ठीक है, जैसे पूछ दिया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉम्यूटेटर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉम्यूटेटर इन डीसी मोटर। ठीक है, तो उसमें तुमने जैसे मान लो कि तुमने लिखा उसमें कि मेन फंक्शन ऑफ कॉम्यूटेटर इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो तुम या तो सिर्फ रिवर्स को अंडरलाइन कर दो, या तुम सिर्फ रिवर्स को अंडरलाइन कर दो, या फिर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये पूरे को अंडरलाइन करो। अगर एक लाइन में है ये पूरा तो तुम पूरे को अंडरलाइन करो, नहीं तो सिर्फ तुम रिवर्स को अंडरलाइन करो। एग्जामिनर के दिमाग में आ जाएगा, देखो बच्चे ने रिवर्स वर्ड मेंशन किया है, वहां से वो आगे पढ़ेगा, उसको अपने सवाल का आंसर मिल गया, पूरे नंबर देके तुमको आगे बढ़ेगा, प्लस तुम्हारा पॉजिटिव इमेज क्रिएट हुआ वो अलग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द स्टूडेंट कैन प्रैक्टिस मेकिंग परफेक्टली रे डायग्राम्स एंड सर्किट डायग्राम्स। जैसे देखो बच्चों, फिजिक्स में 10th में हमारा सर्किट डायग्राम भी आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, और हमारा रे डायग्राम भी आता है लाइट चैप्टर में। अब लाइट चैप्टर में रे डायग्राम बनाना बड़ा जरूरी है बच्चों, बहुत जरूरी है आपके लिए रे डायग्राम बनाना, और रे डायग्राम आपका क्लीन एंड नीट होना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा होगा टीचर आपका आंसर नहीं पढ़ेगा, आपका रे डायग्राम देख के आपको नंबर दे देगा। वहां रे डायग्राम में पोजीशंस आपने अगर क्लियरली शो किया गया है, शो किया है कि इमेज कहां बनी है, आपने फोकल लेंथ शो किया है, आपने यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शो किया है, टीचर आपका आंसर बिना पढ़े आपको 4 में 4 नंबर दे देगा। 4 नंबर का है नहीं, हमारा 1 2 3 5 ऐसा है, तो आपको अगर लेट्स से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है या 5 मार्क्स क्वेश्चन है, तो आपको वो वहीं दे देगा 5 मार्क। अगर उसको फिर भी लगा कि शायद मे भी बच्चे ने कहीं गलती किया हो, तो एक वो लुक लेगा तुम्हारे आंसर पे भी कि पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसने। लेकिन रे डायग्राम अगर तुम्हारा गलत हुआ और तुमने लिखने वाला काम बहुत सही किया है, नंबर काट लेगा आपका टीचर। ठीक है, तो रे डायग्राम जो है बच्चों प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बना देता है। रे डायग्राम के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं अपना ज्योमेट्री बॉक्स, और प्रैक्टिस करो, रेगुलर प्रैक्टिस में ये वाला चीज भी इंक्लूड करना है आपको कि रे डायग्राम्स को। सर्किट डायग्राम कोई बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है, सर्किट डायग्राम इजीली बना लेते हैं, लेकिन सर्किट डायग्राम ही बच्चों, लेट्स से मान लीजिए आपको रेजिस्टेंस बनाना है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा हुआ है कि वो ना रेजिस्टेंस तो चलो आप फ्री हैंड ही बनाओगे, लेकिन उसके बाद से फिर ये जो लाइन है ना, ये सब बच्चे फ्री हैंड बना देते हैं, मैंने पेपर में देखा हुआ है। ये नहीं करो, है ना, ये आप नहीं करो, आप कोशिश करो कि इसको आप स्केल से ड्रॉ करिए। ये जो लाइंस है ना, ये वाली जो लाइंस है, ये सब आप बच्चों स्केल से ड्रॉ करो, टाइम नहीं लगेगा। आप सोचेंगे सर स्केल से ड्रॉ करेंगे काफी टाइम लगेगा, नहीं टाइम लगता है बच्चों। आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में आप ये इंक्लूड करो ना, आप करो इसको प्रैक्टिस, नहीं लगेगा टाइम, लेकिन इससे आपका जो क्वेश्चन का आंसर है बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, now next one, while drawing diagrams student must ensure that diagrams are relevant to the question asked and well labeled. ठीक है, अब तुमसे पूछा गया है कॉन्वेक्स लेंस में, तुमने बना दिया कॉनकेव लेंस, ये नहीं करना। दूसरा, लेबल कर दोगे, ठीक है, अगर लेंस तो ऑप्टिकल सेंटर कहाँ है, फोकस कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, ये चीजें आप लेबल कर सकते हैं। अगर आपको लेट्स से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पूरा लेबल करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सी लिख दो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, जो ऑप्टिकल सेंटर है वहां पे आप ओ लिख दीजिए। ठीक है, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां जैसे ऑप्टिकल सेंटर पे आप चाहो तो पी लिख सकते हो, और ऑब्जेक्ट जहां पे है वहां पे ओ लिख सकते हो, जहां पे इमेज बना है वहां पे आई लिख सकते हैं। ये चीजें आप कर देंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये उतना आपको फिजिक्स में करने की जरूरत नहीं है। बायो वगैरह में बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन होता है, लेबल डायग्राम की, फिजिक्स में उतना ज्यादा नहीं। आप CPOI से भी काम आपका चल सकता है। ओके,
सबसे इंपॉर्टेंट, नेवर फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब उस सबको अब सबसे इंपॉर्टेंट ही हो, सब सुपरलेटिव डिग्री है नहीं, है ना। एक्चुअली बच्चों ये सारे ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, आई विल टेल यू। ये अब इसमें से तुमने एक भी मिस किया ना, आपके नंबर कटने वाले हैं। और हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे, 26 आउट ऑफ 26, 25 आउट ऑफ 26 ना, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट। फिजिक्स बच्चों 10th का इतना आसान है कि अगर आपका 25 आ रहा है तो भी ना, गलती किया आपने। क्योंकि अगर टफ होता ना तो मैं एक्सेप्ट करता कि हाँ चलो ठीक है 23 भी ठीक है, बट इतना आसान है ना कि आप 26 ला सकते हो। और जो काम बहुत आसान है वो क्यों ना करें। आपको कभी भी यूनिट्स लिखना नहीं छोड़ना है। जैसे तुमने आंसर निकाला करंट का, करंट की आपसे क्वेश्चन में, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको क्यू दिया गया था और टाइम दिया गया था, आपसे पूछा गया था करंट की वैल्यू बताओ। तुमने क्यू को, चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दिया, वैल्यू आ गई, मान लीजिए 5 एम्पियर आई। अब तुमने ना ए लिखना, तुमने लिखा नहीं, या फिर एम्पियर तुमने लिखा नहीं, ये भी बहुत गलत बात है। आपके मार्क्स वहां कट सकते हैं। वो कितनी छोटी सी मिस्टेक है, आपने सिर्फ ए लिखना था, आपका मार्क्स कटने से बच जाता। तो ये काम जरूर करिएगा, यूनिट जरूर लिखिएगा। एंड लास्ट वन बच्चों, राइट डाउन द फॉर्मूला यूज्ड टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जब भी हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन क्वांटिटीज लिखेंगे कि है क्या हमारे पास, प्रॉब्लम में क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे। और फिर जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो लिखेंगे, और फिर उस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन बताया, उसी प्रेजेंटेशन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं और कुछ चीजों को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। वो करने के पहले एक दो चीजें मैं यहां पे देखता हूं, एक दो बच्चों के कंसर्न है, डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, yeah, I can see this is a concern about gravity. All right, Mr. or Mrs. Miss Reddy, we will discuss this gravity, but it will be another session, right? When we will discuss gravitation, or you can watch my lecture on gravitation. I have made videos on gravitation. You can see that. Okay. Abhi we are discussing how to improve our score in class 10th. How to get 26 out of 26 in physics. So, मैंने आपको बता दिया प्रेजेंटेशन कैसे करना है, मैंने आपको रिवीजन बता दिया, आपको रेगुलर प्रैक्टिस क्यों जरूरी है, कैसे करना है वो बता दिया। अब हम लोग प्रेजेंटेशन वाले जो हमारा सेक्शन है, उसमें आपको एक दो चीजें मैं बताता हूं कि आपको कैसे सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल बच्चों मैंने यहां लिया है लाइट चैप्टर का, लाइट चैप्टर आप ये प्रॉब्लम पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहां पे मैं सॉल्व करके लाया हूं इसको। तो आपको, अगर मैं सॉल्व करके नहीं लाया हो तो मैं बोलता आप आंसर लिखो, बट आंसर आपके सामने है। लेट्स सी कैसे सॉल्व किया मैंने इसको। देखो सबसे पहले मैंने यहां पे क्या लिखा, गिवन, कि मेरे पास है क्या क्या। तो मेरे पास है u। अब बच्चों u क्या है, होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब तुमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखने की जरूरत नहीं है, ये टाइम लगेगा इसमें, वो आपको नहीं करना। टाइम हमारे लिए, टाइम का हमारे पास लिमिटेशन है, 3 घंटे ही है हमारे पास, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों करना है। तो हम u लिखेंगे। अब यहां पे देखो साइन कन्वेंशन मैंने यूज कर लिया, ये माइनस साइन कहां से आया, साइन कन्वेंशन से। अब देखो ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, तो यहां मैंने 15 के आगे माइनस साइन लगा दिया। मिरर फॉर्मूला ये लिखना पड़ेगा, बाय मिरर फॉर्मूला, और फिर मैं इसको यहां पे सॉल्व करूंगा। अब ये पार्ट ए का आंसर है, तो पार्ट ए मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है। मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मैंने यहां पे वैल्यूज पुट कर दिए, इसको मैंने यहां पे सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये -1/10 इधर जाके +1/10 हो जाएगा, -1/15 +1/10, ये देखो हमारा आंसर आ गया। 1/v इक्वल टू -2 + 3/30, यानी 1/30 भी हमारा आ गया बच्चों, 30 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ इमेज भी यहां पे वी कैन write a comma here, not here, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे 30 सेंटीमीटर
और देन वी विल राइट पोजीशन ऑफ इमेज v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, ये लिखना है। ठीक है, ऐसे लिखोगे टीचर बहुत खुश होगा, तुम्हारा कुछ नंबर नहीं काटेगा। बी में देख लो, बी में हमें क्या लिखा हुआ है, मैग्निफिकेशन निकालना था। साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज कैसे निकलेगा, मैग्निफिकेशन से निकलेगा। एम का ये फॉर्मूला होता है HI/HO, और ये हमारा मिरर है ना, तो -V/U, बताया मैंने आपको, इसका मिरर फॉर्मूला यहां पे यूज किया। सारे बच्चों यहां पे हमने क्या किया, देखो V30 था, माइनस ऑलरेडी था, तो -30/U हो गया हमारा -10, और देखो मैग्निफिकेशन क्या आया, प्लस आया। जब मैग्निफिकेशन प्लस आता है तो इमेज कैसी होती है, इरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आए, एम निगेटिव आ जाए, तो इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड। लिख दिया यहां पे इनलार्ज। ये इनलार्ज तुम अगर नहीं भी लिखते जो है तुम्हारा, तो भी यहां पे ये तुमने निकाल दिया मैग्निफिकेशन, राइट। यहां पे तुमको ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो नहीं दी गई थी। A concave mirror is used for image formation for different position of an object. What interferences can be drawn about the following when an object is placed at a distance of 10 cm from the pole of a concave mirror of focal length 15 cm? आपको ऑब्जेक्ट की लेंथ नहीं दी गई है, ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं दी गई है, तो आप इमेज की हाइट भी नहीं निकाल सकते। तो सिर्फ आप लिख दोगे कि जो इमेज बना है उसके बारे में यू कैन डिड्यूस दिस कंक्लूजन, और यू कैन say that the image is enlarged. That's it. ये तुमने कर दिया। लास्ट पार्ट में कहता है नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर कैसा बना है, वर्चुअल, इरेक्ट, ये कर दिया तुमने। ठीक है, अब देखो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुम ये ड्रॉ कर दो। टीचर को ना ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके पास सॉल्यूशन रहता है। जो कॉपी चेक करता है उसके पास सॉल्यूशन भी रहता है, वो यहां आएगा, यहां देखेगा इसको। अच्छा, फोकल लेंथ 15 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट जो है फोकस के और इसके बीच में बनाया है बच्चे ने, यानी बच्चे ने बिल्कुल सही काम किया है। ठीक है, बच्चे ने बिल्कुल सही काम किया है। इमेज 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा, बच्चे ने इमेज बनाया 30 सेंटीमीटर दूर। मैग्निफाइड बनेगा, बच्चे ने बनाया। इरेक्ट बनेगा, बनाया। यही फिगर देखो, ये पढ़ने से बहुत आसान है इस फिगर को देख के रिजल्ट के बारे में जानना। ये सारे रिजल्ट यहां से क्लियर होते हैं। ये फिगर ऐड कर दिया आपने, टीचर आपको पूरा नंबर देगा। प्लस आपको मैं एक चीज बताता हूं बच्चों, मैं भी बहुत कॉपी चेक करता हूं और बहुत बच्चों को मैंने कॉपी चेक किया हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन का आंसर बच्चे ने बहुत अच्छा किया है और दूसरे क्वेश्चन में बच्चे ने गलती से कुछ छोटी सी गलती कर दी है, बहुत ही सिली मिस्टेक है, जिसको अगर हम वो टीचर पर डिपेंड करता है, एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, जो कॉपी चेक कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो उस गलती को कंसीडर करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। तो अगर उसके जस्ट पहले तुमने बहुत अच्छा आंसर किया है ना, तो टीचर को लगता है यार मैं इसका 1 नंबर ये काट दूंगा ना, तो इसके या फिर हाफ नंबर भी काट दूंगा तो इसके 100 नहीं आएंगे, तो टीचर फिर नहीं काटता। देखो ये थोड़ी सी मतलब डिबेटेबल है, मतलब बहुत टीचर्स आपको नंबर काटेंगे, वो रूल पूरा फॉलो करेंगे, उनको लगेगा कि हाँ ठीक है यार यहाँ तो काटना चाहिए, आगे क्या क्या उससे मतलब नहीं है। बहुत टीचर थोड़ा सा कंसिडर करते हैं कि यार बच्चे ने थोड़ा सा प्रेशर वगैरह में कर दिया गलती, मत काटो इसका नंबर। ठीक है, वैसे भी सीबीएसई की जो कॉपी चेकिंग होती है ना, उसमें टीचर्स को इनकरेज किया जाता है नंबर नहीं काटने के लिए। सीबीएसई इनकरेज करती है टीचर्स को कि ना आप नंबर काटो मत, मतलब आपको नंबर दो। सीबीएसई की जो कॉपी चेकिंग की जो स्टाइल है उसमें बेसिकली यही है कि उनको नंबर काटने के लिए नहीं इनकरेज किया जाता है। तो आप ये सब काम करोगे ना तो एक पॉजिटिव इमेज बनेगा, और एग्जामिनर के माइंड में अगर आपका पॉजिटिव इमेज बना तो उसका बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, तो ये चीजें जरूर आप करिए जब भी आप प्रेजेंटेशन, जब क्वेश्चन आप आंसर लिख रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम का जब आप आंसर लिख रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत मैटर करती हैं चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी तो आपको ऐसा भी आएगा ना, कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि आपको बोल दिया जाएगा कि जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है तो यहां पे आपको मेंशन कर देगा ऑल्सो ड्रॉ सिस्टमेटिक डायग्राम, या फिर ऑल्सो ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन।
दे दिया जाएगा। नहीं भी दिया गया तो भी आई से कि बना दो। अगर 3 मार्क्स का है तो हाँ, अगर 2 मार्क्स का होता तो आई वॉन्ट से कि तुम बनाओ, क्योंकि 2 मार्क्स के हिसाब से फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसको बनाने में। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन डिजर्व नहीं करता है ये फिगर। बच्चों अब एक जो है हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ये भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। यहां पे आप देख सकते हैं कि कहा, देखो यहां पे मेंशन कर दिया गया है कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना ही है। यहां पे मेंशन कर दिया, पिछले क्वेश्चन नहीं था फिर भी हमने ड्रॉ किया क्योंकि 3 मार्क्स का था। यहां पे आप देख लीजिए, आपसे पूछा जा रहा है करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो 1 नंबर तो आपको इसके लिए मिल गया, इस डायग्राम बनाने के लिए मिल गया। अब कहता है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, करंट निकालते हैं। करंट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट के 3 सेल्स हैं। बैटरी की जो ईएमएफ हो जाएगी इक्विवेलेंट दैट विल बी 6 वोल्ट। ठीक है, अब ये जो तीनों रजिस्टर्स हैं इस बैटरी से पैरेलल में कनेक्टेड हैं। देख सकते हैं आप, तीनों रजिस्टर बैटरी से पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ओम्स लॉ हम लोग यूज कर लेंगे। देखो सॉल्यूशन यहां पे हो गया। ठीक है, यहां पे हमने लिख दिया इसको, ए इज इक्वल, यहां पे भी इज इक्वल टू आई आर। देखो यहां पे गिवन जो है वो नहीं लिखा मैंने, आई विल रिकमेंड कि आप इसको लिखिए। गिवन जो है उसको लिखना चाहिए। कितना सेकंड लगेगा? 5 सेकंड। लेकिन लिखो भी इज इक्वल टू आई आर और आई इज इक्वल टू भी बाई आर। ठीक है, अब देखो यहां पे नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि सब अलग अलग के लिए ना, आर 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 के लिए, इनके लिए रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग है। तो तुम नहीं भी लिखोगे तो भी यहां पे उतना ज्यादा ये मैटर नहीं करेगा, क्योंकि पिछले प्रॉब्लम में पूरे सवाल के लिए भी और यू सेम रहे, यू और एफ सेम रह रहा था। बट चूंकि यहां पे वेरी कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर सेक्शन के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो, है ना। तो इस प्रॉब्लम में आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। तो अगर पूछो सर रिकमेंड क्या करोगे आप इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम में, तो आई विल रिकमेंड कि इस प्रॉब्लम में छोड़ दो, मत लिखो। तो आई इज इक्वल टू भी बाई आर, आई वन क्या हो जाएगा, भी बाई आर वन। ये फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ। अब तुम चाहो तो यहां मेंशन भी कर सकते हो ओम्स लॉ। अब बोलोगे सर इसमें तो टाइम लगेगा, तो बच्चों ये काम कब करोगे, ये काम कब करोगे, सुनो। तुमने क्या किया, जब पहली बार सॉल्व कर रहे हो ना, मत लिखो इसको, इसको मत लिखो। अब बोलोगे कब लिखेंगे, देखो तुम्हारे 3 घंटे का पेपर है ना, तुम्हें क्या एम करना है कि तुमको पेपर खत्म करना है 2 आवर्स 30 मिनट्स में। ये आपको एम करना है कि आपकी पेपर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 घंटे में खत्म नहीं होना चाहिए। 3 घंटे में खत्म हो रहा है, नहीं आएगा आपका 100 आउट ऑफ 100। कम मैक्सिमम मैक्सिमम 2.5 घंटे में पेपर खत्म होना चाहिए बच्चों। 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स में आपका पेपर खत्म होना चाहिए। बहुत बच्चे खत्म करते होंगे, यहां बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो खत्म करते होंगे 2.5 घंटे में पेपर। बहुत बच्चे इसे पहले भी खत्म कर लेते होंगे। अब 30 मिनट क्या करना है, साइड वाले को देखना है, आगे कौन बैठा है उसको देखना है ना, जाना है अपने सॉल्यूशंस के थ्रू, गो थ्रू योर सॉल्यूशंस। अब तुमने पहली बार में यहां ओम्स लॉ नहीं लिखा था बिकॉज तुमको लगा कि टाइम लग सकता है, अभी तुमने पूरा पेपर नहीं सॉल्व किया। जब तुम रिवीजन करने आओगे तुम यहां ये लिख दोगे। ये बहुत छोटी सी चीज है, इग्नोर करते तो भी नंबर मिल जाता, लेकिन ये इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए किया गया बच्चों। अब बोलोगे सर ऐसा भी तो होता है कि नंबर ऑफ वर्ड्स जो है लिमिटेड होते हैं। न्यूमेरिकल में क्या नंबर ऑफ वर्ड्स, न्यूमेरिकल में तुम्हारा 80 वर्ड्स कंप्लीट होगा क्या, बोलो, नहीं होगा ना। तो फिर ये चीजें मेंशन कर सकते हो, बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा बच्चों आपका। समझ गए। तो यहां पे देख लो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया कितने आसानी से। आई वन इजल टू भी बाई आर वन, यहां पे आपका भी 6 है, और अगर I1 निकालना है तो I1 का रेजिस्टेंस जो R1 देखोगे वो 10 ओम है, तो 10 ओम से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली I2 निकाल दिया, I3 निकाल दिया। टोटल करंट हम क्या करते हैं, यहां पे हमने पढ़ा हुआ है कि यहां से जो जितना करंट जाएगा, जितना करंट इनकमिंग होगा, आउटगोइंग का जो सम है वो उनका सम इस इनकमिंग करंट के बराबर होना चाहिए। तो आई कैन से आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को ऐड कर दिया, ये आ गया अपना रिजल्ट, आंसर। देखो यहां पे सब में एम्पियर वगैरह मेंशन है ना। अब यही तुम अगर तुमने ए छोड़ दिया ना, नंबर कट जाएगा आपका। क्लियर है, ओके।
अब बच्चों एक क्वेश्चन और देखिए, आपसे अगर कहा जाए, ये क्वेश्चन कहा जाए कि स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आप इसको लिखना है, तो आपको इसमें फिगर बनाने के लिए कहा गया है? नहीं कहा गया है। लेकिन अगर ये एक सवाल एक नंबर में आता है, फिगर बनाओगे? नहीं बनाओगे। एक नंबर में सवाल है अगर ये, तो फिगर नहीं बनाओगे। लेकिन 2 नंबर में है तो जरूरी है, 2 नंबर में आ गया तो फिगर बनाना पड़ेगा। समझ गया? तो ये देखो आप, काफी इजी सा फिगर है, बन जाएगा। अब देखो फिगर ना, जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट परफेक्ट फिंगर्स होने चाहिए, लगना चाहिए कि फिंगर है, कोई जरूरी नहीं है। आप इसको सिंपल 3 स्ट्रेट लाइन से भी ऐसे आप शो कर सकते हो, है ना। और वैसे ये बहुत आसान फिगर है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे बना लोगे तुम, कोई ऐसा बहुत इसमें कॉम्प्लेक्स फिगर तो है नहीं है। ठीक है, अब देख सकते हैं आप यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इफ यू स्ट्रेच द 4 फिंगर, यहाँ पे ना तुम थोड़ा सा चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो पेंसिल से, ये 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, इनको ना तुम ऐसे इसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है। और फिर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच दैट शोन इन द फिगर सच दैट 4 फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। फिर तुम क्या करो, इसको अंडरलाइन कर दो, डायरेक्शन ऑफ करेंट, then the thumb will indicate the direction of motion or force, बस ये। अब इससे देखो बेनिफिट क्या होगा ना, जो आपका टीचर है उसको पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है, उसको ना पूरा पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। वो क्या पढ़ेगा, जो 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, ओके वेरी गुड, 4 फिंगर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहां पे मिडिल फिंगर जो हो गया हमारा वो करंट, एंड जो हमारा थंब हो गया दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट। इस तरीके से हम स्ट्रेच करते हैं IMF, ठीक है ना। ये हो गया हमारा आई, जो हो गया हमारा करंट, मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया हमारा जो यहाँ पे पहले सबसे नीचे मिडिल फिंगर है, वहां स्टार्ट करते हैं, तो ये हो गया हमारा करंट, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया बच्चों फोर्स, ठीक है। तो ये चीजें जब करोगे ना तुम, ऐसे जब तुम अपने आंसर को प्रेजेंट करोगे, टीचर को बहुत आसानी होगी सॉल्व करने में, सॉरी आपका कॉपी चेक करने में, बहुत आसानी से वो आपका कॉपी चेक करेगा। तो जितना आप एग्जामिनर को आराम दोगे, वो आपको उतना ही ज्यादा नंबर देगा। अब आराम देने के लिए ये नहीं करना कुछ भी ना लिखो, सबसे आराम है टीचर को, तो फिर उसको बहुत आराम है, कुछ लिखा ही नहीं तुमने तो चेक क्या करेगा वो। लेकिन वो आराम की बात नहीं कर रहा मैं, ये आराम की बात कर रहा मैं। अब तुमने लिखा है एकदम गंदा, उसको जो है अपना माइक्रोस्कोप ला के चेक करना पड़ रहा है आपका आंसर, तो नंबर तो आपका काटेगा। तुमने सही भी लिखा है ना, तो बहाने ढूंढनेगा कि इसने परेशान किया, इसका नंबर मैं काटूंगा। तो उसको परेशान मत करिए, ऐसे लिखिए, पूरा पूरा नंबर देगा आपको, रिजल्ट आएगा 100 आउट ऑफ 100 इन साइंस, लेके खुश हो जाइए आप। चलिए तो बच्चों एक डीसी मोटर की बात हम लोग और कर लेते हैं, फिर सेशन एंड करेंगे फिजिक्स का। देखो ये थोड़ा सा, ये जब भी ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने पूरा डीसी मोटर ही कवर कर लिया, इसमें मैंने पूरा डीसी मोटर कवर कर लिया। अगर ये क्वेश्चन अगर आपका आ जाता है तो ये 5 मार्क्स में आएगा, और ऐसे 5 मार्क्स में आप 120 वर्ड्स तक लिख सकते हो, है ना, 80 to 120 वर्ड्स इतना आप लिख सकते हैं। इसमें आपको अगर इलेक्ट्रिक मोटर लिखोगे, मैंने जो आंसर लिखा है उसमें 120 वर्ड से ज्यादा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि किन किन वर्ड्स को आप हटा सकते हो, ठीक है। तो यहां मैंने सब कुछ इसलिए लिखा है ताकि मैंने सोचा कि थोड़ा सा डीसी मोटर एक ऐसा टॉपिक है जनरली बच्चों का दिक्कत रहती है इसमें, प्लस इंपॉर्टेंट भी बहुत है, तो मैंने सोचा कि मैं सेशन में थोड़ा सा एक्सप्लेन ही कर दूंगा ये। चलिए देखते हैं बच्चों, हम लोग कहता है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम। ये डायग्राम आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, तो आपको इस डायग्राम आपको दिख गया होगा कि सर ये डायग्राम तो एनसीईआरटी का है। बिल्कुल एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों ये, है ना। अब जिस बच्चे ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है उसके लिए तो बाकी मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ा होगा एनसीईआरटी, उनको समझ आ गया होगा कि ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबल डायग्राम, यहाँ पे सब कुछ लेबल कर दिया गया है। यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स, यहाँ पे ब्रशेज, स्प्लिट रिंग्स जो है आपके ये हो गए पी एंड क्यू। यहाँ पे देखो ये पी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, ये आपका ब्रश एक्स हो गया,
ब्रश यहाँ पे ब्रश एक्स हो गया, यहाँ पे ब्रश वाई हो गया, राइट। ये एक्सले हो गया, स्प्लिट रिंग्स में लिख दिया यहाँ पे, ये ब्रश से बता दिया एक्सले हो गई, ये आपकी बैटरी हो गई, है ना। यहाँ पे स्विच हो गया, ये मैग्नेट्स हो गए जो कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। तो लेबल डायग्राम आपने बना दिया यहाँ पे। अब आप डेफिनेशन लिख दोगे इलेक्ट्रिक मोटर का है क्या, हालांकि पूछा नहीं है बट आप ये लिख दोगे, ठीक है। और नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आई विल सजेस्ट कि तुम लिख दो इसको। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इनटू लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी भी लिख सकते हो आप। वर्किंग प्रिंसिपल बहुत आसान, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेज फोर्स। अब यहां पे बेटर तो होता हम टॉर्क लिखते, बट टॉर्क आपके लिए अभी फैमिलियर टर्म नहीं है, सो वी विल इग्नोर दैट। हम लोग फोर्स ही लिखेंगे क्योंकि हम लोग 10th में फोर्स पढ़ते हैं। ये लिख दिया हमने। तो हमने क्या किया, प्रिंसिपल खत्म कर लिया। अब कंस्ट्रक्शन में आएंगे बच्चों। अब देखो कंस्ट्रक्शन में मैंने इतना लिखा हुआ है, ये सब कुछ, इस सबको मैंने ना एक्सप्लेन भी किया हुआ है, सबको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि है क्या, और फिगर मैंने वापस यहां से बनाया है ताकि अगर मुझे रेफरेंस लेना हो तो मैं ले सकूं। देखो इंसुलेटेड कॉपर वायर, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ वायर एबीसीडी, ठीक है। आप इसको चाहे तो हटा सकते थे, इंसुलेटेड कॉपर वायर सिर्फ लिख सकते थे, इंसुलेटेड कॉपर वायर एबीसीडी, ये आप नहीं लिखते तो भी काम चल जाता, ठीक है। तो आप अब यहां पे समझाने के लिए मैंने ये लिया हुआ है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। तो यहां पे आपका एक रेक्टेंगुलर ये वायर हो गया एबीसीडी, देखो आप, ठीक है ना। दूसरा क्या है, मैग्नेट पोल्स, ये आपके नॉर्थ, ये साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे, नॉर्थ टू साउथ, हाँ ओके। ये आपको जरूरी नहीं है ऐसे शो करना, आप नॉर्थ साउथ लिख दोगे तो क्लियर है, आपको वो शो करने की जरूरत नहीं है। वैसे आप चाहो तो शो कर सकते हो, ऊपर में सिर्फ एक लाइन से शो करना, और याद रहे लाइन ड्रॉ करनी होगी तो वो स्केल पेंसिल से ही करना, ठीक है। फिगर जब भी ड्रॉ करो पेंसिल से ही ड्रॉ करना, या तो अगर तुमको थोड़ा पेन से ड्रॉ करते हैं तो काफी बोल्ड दिखता है, बट आई विल रिकमेंड कि आप पेंसिल से ही फिगर ड्रॉ करें, ज्यादा सही रहेगा। ओके, अब ये हो गया मैग्नेटिक पोल, मैग्नेट पोल्स। अब मैग्नेट एज प्लेस्ड अबव इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो तुम यहां पे ये पूरा ना लिख के सिर्फ ये लिख दो, मैग्नेट पोल्स विच क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड एज शोन, और एरो दिखा दो, दैट्स इट। तो तुम यहां से लाइंस कम, एक लाइन यहां कम कर सकते हो, एक लाइन यहां कम कर सकते हो। नाउ द थर्ड वन, स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स बच्चों, स्प्लिट रिंग्स, ये वाली जो स्प्लिट रिंग्स मैंने ड्रॉ किया था पी क्यू, है ना, this is P, this is Q. To disjoint C-shaped rings P and Q, it acts as a commutator. अब तुम जो है ये पूरी लाइन चाहो तो हटा सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्प्लिट रिंग्स लिख दोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा, है ना। या फिर ये जैसे थोड़ा सा आपको वर्ड्स 120 रखना है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हमारा वर्किंग प्रिंसिपल में आपके लिए वर्ड कट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो यहां पे आप ये काम कर सकते हैं। एक्चुअली द स्प्लिट रिंग्स आर प्लेस्ड ऑन द एक्चुअली विच कैन रोटेट फ्रीली, है ना। ये जो आपको दिख रहा है आपको यहां पे ये सिलेंडर, उससे आपके जो है स्प्लिट रिंग्स कनेक्टेड है, पी और क्यू इससे कनेक्टेड रहता है, अटैच रहता है इससे। फिर ब्रशेज यहां पे आपको दिख रहा है एक्स और वाई, वो हमेशा हमारा वो फिक्स रहता है, यहीं पर रहेगा, एक्स उधर नहीं जाएगा। जैसे स्प्लिट रिंग्स चेंज होंगे, पी अभी यहां है ना, वो क्यू पे ऐसे हो जाएगा, बट इसके साथ नहीं होगा, ब्रशेज फिक्स रहते हैं। सोर्स बैटरी टू प्रोवाइड करंट, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये ब्रशेज भी सिर्फ लिख सकते हो आप, ये आपको लिखने की एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि आप समझ सको। तो अब देखो ब्रशेज में क्या लिखा है, द आउटसाइड ऑफ द स्प्लिट रिंग्स आर कनेक्टेड टू कंडक्टिंग ब्रशेज एक्स एंड वाई विच इज कनेक्टेड टू द बैटरी। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मैं समझा रहा हूं कि जो ब्रशेज है ना ये कनेक्टेड होते हैं यहां से बैटरी से, बैटरी से ब्रशेज कनेक्टेड है, ठीक है। और ब्रशेज किससे कनेक्टेड है, स्प्लिट रिंग से, और स्प्लिट रिंग जो है ब्रशेज पे स्लिप करता है, उसका इसलिए नाम है स्लिप रिंग, उसको स्प्लिट रिंग जो है वो स्लिप करते हैं, इसलिए उनको स्लिप रिंग्स भी कहते हैं। स्प्लिट रिंग्स हमारा दो तरह का होता है, जो एक हमारा स्प्लिट भी होता है और एक स्प्लिट नहीं भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हम बात कर लेते हैं वर्किंग की। अब देखो वर्किंग समझो, इसमें आप लोग को डाउट रहता है, वर्किंग में डाउट रहता है कि डीसी मोटर काम कैसे करता है, तब देखो तुमको मैंने सब कुछ समझा दिया है।
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पहले करंट ऐसे फ्लो होगा, बोलो, और फिर इसके थ्रू यहां पहुंच जाएगा। बोलो बच्चों, ऐसा करंट फ्लो होगा पहले, ये हमेशा ऐसा नहीं होगा शुरू में। हाँ, यहां से यहां और यहां से यहां तक का तो सीन सेम है, लेकिन ए बी वगैरह जो है, ए बी चेंज होगा। ये सब मैंने यहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखो, पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। व्हेन द करंट बिगिंस टू फ्लो, करंट फ्लोज थ्रू ब्रश एक्स, करंट फ्लोज थ्रू ब्रश एक्स, देन ए, ठीक है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू वाई, एंड देन टू बैटरी। बोलो, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, क्लियर है? तो अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो तुम इससे फोर्स निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके, लेफ्ट हैंड, गलती नहीं करना, लेफ्ट हैंड यूज करना है, ठीक है ना? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए आप, आई है ना, अंदर की ओर है, एम, एफ किधर आ जा रहा है बच्चों? नीचे की ओर जा रहा है ना, तो ए बी जाएगा नीचे की ओर, और सी डी में मैग्नेटिक फील्ड वगैरह तो सेम है, बस ये ऐसा हो गया, तो सी डी जाएगा ऊपर, ठीक है ना? मतलब अगर ये हो गया हमारा, और ये ऐसे रखा गया है, ये ए बी है और ये सी डी है, तो ये ऐसा आ जाएगा। समझ रहे हो आप? ये ए बी है, इधर वाला सी डी है, तो ये ऐसा जाएगा, ये इधर आ गया। समझ रहे हैं आप? अब सी डी इधर आ गया और ए बी उधर चला गया, किसके साथ? स्प्लिट रिंग भी चला गया। पी जो है स्प्लिट रिंग उधर चला गया, क्यू स्प्लिट रिंग इधर आ जाएगा। समझ रहे? देखो यहां पे, अब ये हमने कर लिया, ये वाला सेकंड पॉइंट हमने कर लिया, इसी को मैंने लिखा हुआ है। नाउ अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू वायर ए बी, करंट इज अलोंग ए बी, मैग्नेटिक फील्ड इज एज शोन नॉर्थ टू साउथ। आप इसको चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, यहां पे समझाने के मैंने लिखा हुआ है, द मोशन ऑफ द वायर इज डाउनवर्ड्स। अब यहां पे वायर मतलब ए बी, यहां पे ऊपर मेंशन कर दिया गया है ना, तो यहां जरूरत नहीं है। द मोशन ऑफ द वायर इज डाउनवर्ड्स। जो मैंने आपको समझाया अभी, उसी चीज को मैंने ये लिख लिया है। अब देखो, अब तुम इसको याद करके जाओगे ना एग्जाम में, गलती करके आओगे, 100% गारंटी है इसकी। लेकिन तुम जब समझ गए इसको, और इसको तुमने 2-3 बार लिख लिया, तो तुम, एक तो हम समझ जाते हैं किसी भी चीज को, लेकिन हम उसको करेक्ट वर्ड्स में, लिमिटेड वर्ड्स में तब तक नहीं लिख पाएंगे जब तक हमने रेगुलर प्रैक्टिस ना की हो। उस चीज को 3 बार 4 बार लिखने की हमने प्रैक्टिस ना की हो। समझ रहे हो? तो सिर्फ आपको यह जान जाना कि ए बी नीचे जा रहा है और सिमिलरली सी डी ऊपर आएगा। अब इसको तुमको करेक्ट वर्ड्स में भी तो लिखना है, लिमिटेड वर्ड्स भी चूज करना है, तो ये तुम इसको लिख के प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? ओके, अब हमने यहां पे सी डी पे वही चीज लगाया है। नाउ अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल to wire CD, current is along CD, magnetic field is as shown north to south, the motion of the wire is upwards। किस वायर का? CD का, ठीक है? तुमने AB को नीचे लेके आ गए, तुम CD को ऊपर लेके आ गए, ये रोटेट कर जाएगा, जैसे ये फोन रोटेट किया था, है ना? जैसे हमारा ये फोन हमारा रोटेट कर गया, तो क्या हो गया? CD इधर आ गया, AB उधर चला गया। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसी चीज को एक्सप्लेन किया है कि कैसे अब जो हमारा ए बी है वो ऊपर जाएगा और जो सी डी है वो नीचे जाएगा। या देखिए, नाउ द सेकेंड पॉइंट, व्हाट विल हैपन, द रेक्टेंगुलर कॉइल बिगिंस टू मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये तो हमारा हो ही गया, जैसे मान लो कि हमारा ये ऐसे मूव कर रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है आपका? ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गया। अब आपका सीडी इधर आ गया है और ए बी उधर चला गया, मतलब सीडी जो है लेफ्ट आ गया और ए बी राइट में चला गया, है ना? देखिए, तो ड्यूरिंग एंटी क्लॉकवाइज मोशन द स्प्लिट रिंग्स इन एक्सले आल्सो मूव वेयर एज द ब्रशेज डोंट मूव। मैंने आपको शुरू में बताया कि ब्रशेज जो है वो मूव नहीं करते, एक्सले के साथ जो हमारा कनेक्टेड है स्प्लिट रिंग्स वो मूव कर गए। तो ये जो Q वाला था हमारा, Q जो है वो इधर X की तरफ आ गया, और जो P है वो Y से कनेक्ट हो गया। ये सब समझने वाली बात है, लेकिन फिर इसको आपको क्या करना है? लिखना है, लिमिटेड वर्ड्स में, करेक्ट वर्ड्स में। ओके, आफ्टर हाफ अ रोटेशन वायर CD एंड स्प्लिट रिंग्स Q मूव्स टू द लेफ्ट, वायर AB
and split ring P moves to the right, brushes X and Y do not move. ये सब बच्चों मेंशन करोगे तभी आपको 5 में 5 मिलेगा। 5 नंबर का जब भी क्वेश्चन होता है तो टीचर हमेशा कोशिश करता है कि मैं 1 नंबर काट लूं बच्चे का या हाफ मार्क्स काट लूं, लेकिन तुम ऐसे लिखोगे बच्चा टीचर आपका 1 नंबर नहीं काटेगा क्योंकि तुमने उसको पूरा समझा दिया। अब इसमें मैं तुमको एक चीज और बता दूं, कुछ कुछ पॉइंट्स को तुम ना अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे यहां पे ये इसको तुम अंडरलाइन कर दो, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज हो गया। अब यहां देख लीजिए, नाउ अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू वायर CD, करंट इज अलोंग DC। अब जब ये हमारा इधर की ओर आ जाएगा तो पहले करंट कैसा फ्लो हो रहा था बच्चों, C to D, लेकिन जब ये इधर की ओर, लेकिन जब ये हमारा इधर की ओर आ जाएगा तो अब करंट C to D ना फ्लो होके D to C फ्लो होगा और ये ऊपर जाएगा। अब इसी चीज को मैंने यहां लिखा हुआ है, नाउ अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू वायर CD, करंट इज अलोंग DC, है ना, बैटरी से स्प्लिट रिंग Q। अब ये जो पहले Q जो Y से कनेक्टेड था, Q अब X से कनेक्ट हो गया है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड इज एज शोन, द मोशन ऑफ द वायर इज डाउनवर्ड्स, मतलब वो हमारा क्या होगा, CD जो है जो इधर आ गया था AB के पास वो नीचे जाएगा और हमारा होगा कैसा, एंटी क्लॉकवाइज मोशन, और ये जो कॉइल है वो इस तरीके से रोटेट होती चली जाएगी। और मोटर में ही होता है ना, आपके सीलिंग फैन में क्या लगा हुआ है, मोटर ही तो लगा हुआ है, वही तो उसको रोटेट करा रहा है, वही उसको रोटेट करा रहा है, समझ रहे हो आप। तो यही काम हमें मोशन, यही हमें लेना है, मोटर से रोटेट कराना है उसको, ठीक है बच्चों। लास्ट स्लाइड। अब हम लोगों ने डीसी पे तो लगा दिया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एबी पे भी लगा देते हैं, और एबी को हम शो कर देंगे कि हमारा एबी किधर जाएगा, बोलो, एबी जो किधर आ चुका है, अब एबी जाएगा हमारा ऊपर, डीसी जा रहा था नीचे, एबी जाएगा ऊपर, यही चीज हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो कितने अच्छे से यहाँ पे ये करंट की डायरेक्शन दिखा दी गई है आपको। अब ये चीज ने तुमको मैंने समझाने के लिए लिया हुआ है, आप चाहो तो इस चीज को हटा भी सकते हो। अब बोलोगे सर हटा देंगे तो पता कैसे चलेगा करंट कैसे जा रहा है। अगर हटा दोगे तो आपको एक काम करना पड़ेगा, अलग फिगर बनाना पड़ेगा। तो अलग फिगर बनाने से अच्छा है ना कि यही लिख दें हम लोग, ये फिगर ज्यादा टाइम लेगा ये लिखने से, तो हम लोग यही लिख देंगे। अब बोलोगे सर नहीं टाइम लग रहा ज्यादा, नहीं लिखने, तो नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि तुमने ऊपर में मेंशन कर दिया है कि जो हमारा ए बी है वो चला जा चुका है राइट में। समझ गए आप मेरी बात? बहुत अच्छे। तो इस तरीके से हम लोग, सो अगेन द कॉइल रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द रिवर्सल ऑफ करंट इन द, ये लाइन आपको लास्ट में जो लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने यहां से एक सवाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है बच्चों कि कॉम्यूटेटर का फंक्शन क्या है, कॉम्यूटेटर रिंग्स की फंक्शन क्या है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो यहां से उसका आंसर मिलता है आपको कि कॉम्यूटेटर रिंग्स जो हैं वो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो, ये आपको समझाने के लिए आई थिंक ये अराउंड वर्ड हो जाएंगे आपको 160, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप वो लाइंस काट सकते हो, तो ये आपको वर्ड्स होंगे अप्रोक्सीमेट 120 और 125। तो इतने वर्ड्स में आप आंसर लिखोगे, ऐसे समझा के लिखोगे, आपको 5 नंबर में 1 नंबर भी नहीं कटेगा, पूरे 5 के 5 मिलेंगे। ठीक है बच्चों, डीसी मोटर में आपको ये सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, और कैसे फिजिक्स के आंसर्स को अटेम्प्ट करना है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो बच्चों एंड करते हैं फिजिक्स का सेशन, वेट करिए, आपका केमिस्ट्री का सेशन स्टार्ट होगा। मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में।